हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 8th क्लास का एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का सेकंड भाग। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सूक्ष्म जीवों को हम अपना मित्र कैसे कह सकते हैं, किस किस रूप में वो हमारी हेल्प करते हैं कि हम उन्हें अपना मित्र कहें। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव को हम अपना शत्रु क्यों कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट नहीं करते, जो हमारा नुकसान करते, इसलिए उन्हें हम अपना शत्रु बोलते हैं। तो वो कौन से हैं और उन्हें हम अपना शत्रु क्यों बोलते हैं, और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, और डिटेल में आप पिछली वीडियो में जाकर ही देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव कौन से थे जो कि हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और ये 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गए जीवाणु यानी बैक्टीरिया, एक होते हैं प्रोटोजोआ, एक होते हैं एल्गे, एक होते हैं फंगी। अब ये हमारे मित्र किस किस रूप में हैं, क्योंकि जैसे दूध को दही में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और ईस्ट होता है जो उसमें हम ब्रेड खाते, केक खाते हैं, अल्कोहल बनती है तो उसमें ईस्ट की ज़रूरत होती है। तो जो ईस्ट है वो फ्लफ़ी बना देता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो इस चीज़ को फ्लफ़ी बना देता है, हमारा जो आटा होता है, जिसकी वजह से जो केक है, ब्रेड है, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। अगर अंगूर के अंदर ईस्ट को ऐड कर दिया जाए तो अल्कोहल बनती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। अगर चीनी है, चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसे फर्मेंटेशन या किण्वन कहा जाता है, और लुई पास्चर ने ये किण्वन की खोज की थी 1857 में। तो मित्रवत जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या क्या हैं। दही बनाने में हेल्प करते हैं, ब्रेड केक बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो दही में पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। सूक्ष्म जीव का मेडिसिन औषधीय उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। तो जो औषधि में यूज़ करते जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एंटीबायोटिक बोला जाता है। एंटीबायोटिक उन दवाइयों को। नेक्स्ट है वैक्सीन जो टीका लगता है, वो भी किसके लिए, उसमें के अंदर भी क्या है, एक तरह का जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टीके के ज़रिए, जो जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो जो कि हमें उन बीमारियों से लड़ने के लिए हेल्प करती है। और मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था जो आजकल चल रहा है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आजकल वैक्सीन भी लग रही हैं। एक ये मिट्टी की उर्वरता बनाने में भी वृद्धि करती हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने लिया था कि जैसे खाद बनाने में ये हेल्प करती हैं। और दूसरा क्या है, ये हेल्प करती है नाइट्रोजन को, एयर में से नाइट्रोजन को लेकर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, ताकि जो प्रोटीन वाले जो लेग्यूमिनस प्लांट हैं, हमारे जो दालों वाले प्लांट हैं, वो वहाँ से नाइट्रोजन ले सकें। और बाकी जो खनिज लवण लेते हैं, जल है, उसके साथ साथ वो नाइट्रोजन की मात्रा भी वहाँ पर पूरी हो जाए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। तो खाद बनाने में ये हेल्प करते हैं। जैसे केचुए हमने बात की थी, तो जो केचुए हैं वो किसानों के मित्र कहे गए हैं। तो इस तरह से जैसे डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, उनको क्या करते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, धीरे धीरे उनका डीके होता रहता है, और वो जो डीके है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव ही करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो मिट्टी है उसकी भी उर्वरता और बढ़ जाती है, और हमारे पर्यावरण का भी शुद्धिकरण हो जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे लिए कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, मनुष्य में, जंतुओं में और पौधों में रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी बात की थी, कौन सा है सबसे जो चल रहा है अभी, कोरोना वायरस,
ये मनुष्य के अंदर क्या है, रोग उत्पन्न कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं उन्हें कहा जाता है रोगाणु या फिर रोगजनक भी कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारा भोजन खराब कर देते हैं, जैसे कि फंगस वगैरह है, ठीक है, और हमारे कपड़े भी खराब कर देती हैं, चमड़े की वस्तुएं हैं उनको भी खराब कर। अब जैसे कोरोना वायरस हो रखा है तो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से दूर दूर रहो, मास्क लगा के रखो, किसी के सामने छींकना नहीं है, 6 फुट की दूरी पर रहना है, ये सभी चीज़ें बोलते हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो एक मनुष्य से वो रोग दूसरे मनुष्य में चला जाता है, यानी कि जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये एक मनुष्य से हमारे शरीर से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और किस किस तरह से प्रवेश करते हैं? श्वास के द्वारा, यानी सांस लेते हैं उसके द्वारा, पेयजल पानी वगैरह पीते हैं उसके द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। तो जो संक्रमित व्यक्ति है जिसको पहले से ही वो वायरस है या कोई भी उसके अंदर बीमारी है, तो वो जब दूसरे किसी और व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर भी वो सूक्ष्म जीव एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है, रोगी हो जाता है। इसी तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे में, इस एक तरह की चेन बन जाती है। तो स्वस्थ व्यक्ति भी जो क्या होता है, वायु मतलब हवा की वजह से, जल की वजह से, भोजन की वजह से वो एक दूसरे के संपर्क में आने से ये क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो इस तरह के रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में, दूसरे से तीसरे मनुष्य में इस तरह से फैलते हैं, ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है, संचरणीय रोग कहा जाता है। इनके जो उदाहरण है वो क्या है, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, कोरोना, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या कहा जाता है कि हमें छींकते समय अपने मुंह और नाक पर रुमाल रखना चाहिए, या फिर संक्रमित जो व्यक्ति है 6 फुट की दूरी बोला गया है ना, 6 फुट की दूरी बहुत ज़रूरी, तो 6 फुट की दूरी बनाए रखनी चाहिए। ये कोरोना का एग्जाम्पल है, इसी तरह का दिखता है ना, यही है कोरोना की शेप। तो ये इसलिए इससे बचने के लिए हमें दूरी बना कर रखनी चाहिए और छींकते समय अपने मुँह को ढक लेना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे रोगों के बारे में बात करेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलता है और उसका जो संचरण होता है वो कैसे होता है, क्या वो वायु के थ्रू फैलता है या फिर वो जल के थ्रू फैलता है, या फिर उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए क्या माध्यम है, वो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और साथ में उस रोगी व्यक्ति को किस तरह से बचाना चाहिए वो चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है क्षय रोग। अब ये जो बीमारी है यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जैसे कि एक क्षय रोग है, ये जो बीमारी है किसकी वजह से है, कौन सा सूक्ष्म जीव इसका कारण है, जीवाणु, बैक्टीरिया, और इसके संचरण का तरीका है वायु की वजह से ये फैलता है। जो खसरा है यानी मीज़ल्स है वो भी वो वायरस की वजह से, इसका जो कारक है वो है वायरस, और वायु की वजह से ये फैलता है, वायु इसका संचरण का तरीका है। इसी तरह से जो चिकन पॉक्स है वो भी एक वायरस की वजह से होता है, और ये फैलेगा कैसे, वायु से या फिर सीधे संपर्क में आने से। पोलियो भी वायरस की वजह से होता है, एक तरह का जो इसमें सूक्ष्म जीव है, इसका कारण जो पोलियो के होने का कारण है वो क्या है, वायरस है, और ये फैलेगा वायु से और जल से। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, रोगी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग रखना चाहिए, उसकी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। हैजा जो है वो जीवाणु इसका कारण है, और जल या भोजन की उससे इसके संचरण का तरीका है। अगर जैसे एक दूसरे का झूठा जल पी लिया, करते हैं भोजन खा लिया, तो दूसरे व्यक्ति में भी संचरण हो सकता है। ऐसी जो टाइफाइड है वो भी जीवाणु की वजह से होता है,
और इसका फैलने का तरीका है जल। तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति है जिसको भी ये बीमारी हुई है उनको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। वो तो सभी को रखना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, जैसे दूरी बनाकर रखो, खाना खाने से पहले हाथ धो, अपने मुंह को ढक कर रखो, ये सभी चीज़ें तो करनी है। उसके साथ साथ पका हुआ, भली भांति पका हुआ भोजन खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पीना चाहिए, टीकाकरण भी करवाना चाहिए। जो हेपेटाइटिस ए है, ये इसका जो सूक्ष्म जीव, रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो है वायरस, और ये जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पर, और टीकाकरण करवाना चाहिए। अब है मलेरिया, और जो मलेरिया के फैलने का कारण है वो क्या है, प्रोटोजुआ, और जो कि इसका संचरण कौन करता है, मच्छर करता है। मच्छर एक जगह से ब्लड लेके दूसरे में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव करना चाहिए। उसके प्रजनन को रोकने के लिए क्या कहीं भी एक जगह पर जल को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे मच्छर हो जाते हैं, और जो कि मलेरिया होने के जो मलेरिया को संचारण करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो मलेरिया ना हो, इसलिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ मच्छर ना हो। और मच्छर नहीं होने का हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पर पानी, कहीं भी हमें पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। इसी के साथ साथ जो मक्खी वगैरह होती हैं ये कूड़े पे भी बैठ जाती हैं, या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे भी बैठ जाती है, और उसके बाद आकर वही मक्खी मच्छर हमारे खाने पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से लेकर आई हुई गंदगी को हमारे खाने पर छोड़ देते हैं। अगर हम वो खाना खाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि खाने को हमेशा ढक कर रखो। तो ये जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए। अब हम बात करते हैं जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कि जंतुओं में कैसे कौन से रोग कारक जीवाणु होते हैं। एक रॉबर्ट कोच साइंटिस्ट था, इसे 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक एक बैक्टीरिया की खोज करी थी, जो कि एंथ्रेक्स रोग का कारक है। मतलब एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। और ये जो रोग है ये डोमेस्टिक जो पालतू जो एनिमल्स हैं, जैसे कि भेड़, बकरी और इन कैटल, ये सारे क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। जब ये क्या करते हैं, किसी मतलब कि कंटामिनेटेड, जहाँ पे पहले से ही ये एंथ्रेक्स, ये वाले जीवाणु हैं, ये हैं वहाँ पर मिट्टी में, प्लांट्स में या फिर वाटर में, अगर वो उसको खा लेते हैं तो जिसकी वजह से या सांस लेते हैं ऐसी वायु में, तो उनको भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं वो इस जीवाणु की वजह से। अब हम बात करते हैं पादप रोग और सूक्ष्म जीव किसकी वजह से फैलता है और इनके संचरण का तरीका क्या है। कि जो पौधों में कौन से रोग होते हैं, पौधों में एक नींबू कैंकर है, ये रोग होता है, ये जीवाणु की वजह से होता है और इसके संचरण का तरीका है वायु। गेहूं की रस्ट, ये भी पादप रोग है और ये कवक इसके सूक्ष्म जीव की वजह से होता है और इसके संचरण का तरीका है वायु एवं बीज। अब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग। आपने देखा होगा कि जैसे हम कई बार पार्टी में जाते हैं या कभी कुछ खा लेते हैं, कहीं बाहर खा लेते हैं या घर में भी कभी ऐसा कुछ खा लेते हैं कि उसके बाद हमें एकदम से वॉमिटिंग जैसा स्टार्ट हो जाता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आपको तो फूड पॉइजनिंग हुई है। तो फूड पॉइजनिंग एक सूक्ष्म जीवी की वजह से होता है। जैसे कि हम खाना लेकर आए और हमने वो कुछ दिन तक खाया नहीं, फ्रूट है कोई भी बाहर पड़ा रह गया, हमने खाया नहीं और वो ख़राब हो गया या उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स पैदा होने शुरू हो गए और हमने फिर उसके बाद उसको जब वो सड़ना स्टार्ट हुआ तब हमने उसको खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे वो क्या होते हैं, वो हमारे फूड को विषैला भी बना देते हैं और हमने वो उसमें
हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हो गए और हमने उसी टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस है उसी को हमने खा लिया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो इसीलिए उसकी प्रिवेंशन के लिए कि ताकि फूड को कुछ टाइम के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए, जितने भी टाइम के लिए हम उसे बचाना चाहते हैं, तो उसको प्रिवेंट करके रखते हैं। उसके लिए अलग अलग चीज़ें उसके अंदर मिक्स करते हैं फूड में, ताकि हमारा जो फूड है वो जल्दी से ख़राब ना हो। तो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है ताकि फूड जल्दी से ख़राब ना हो, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, रासायनिक उपाय। तो क्या रासायनिक उपाय किए जाते हैं? देखो, आपने देखा होगा कि आपके घर में जब भी अचार बनाते हैं आपके मदर या कोई भी, तो उसके अंदर तेल डालते हैं और नमक डालते हैं। तो जो नमक और तेल है ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, परिरक्षक, यानी हमारे भोजन को बचाने में हेल्प करते हैं। तो नमक और हम किसका यूज़ करते हैं, तेल का यूज़ करते हैं। तो जो नमक और तेल है ये एक रासायनिक उपाय है जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव क्या नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं, और जो हमारा अचार है या हमारा खाना है वो क्या जल्दी से ख़राब नहीं होगा हमारा अचार। इसके साथ साथ जैम खाते हैं, तो जैम के अंदर जो यूज़ किया जाता है सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये क्या है, ये भी परिरक्षक हैं जिनको जैम और स्क्वैश बनाते हुए यूज़ किया जाता है ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो और काफ़ी टाइम तक उनकी जो लाइफ है वो चल सके। नेक्स्ट है नमक द्वारा परिरक्षण, कि जो नमक है अगर किसी भी चीज़ के अंदर हम नमक डाल देते हैं तो वो काफ़ी दिनों काफ़ी थोड़े से मतलब उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसी के साथ साथ जो मांस और मछली है उसके परिरक्षण के लिए उसको भी काफ़ी लंबे अरसे तक बचाने के लिए कि नमक का यूज़ किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये भी जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो उसको क्या करते हैं, जो मांस और मछली है उसको सूखे नमक से ढक देते हैं जिसकी वजह से जीवाणु पैदा नहीं होते और वो ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। और आंवला जो इमली है उसके परिरक्षण में भी नमक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चीनी के द्वारा परिरक्षण किया जाता है। चीनी के द्वारा परिरक्षण में क्या आ जाएगा, जैसे हमने जैम बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी डालते हैं जिसकी वजह से भी हमारा फूड ज़्यादा टाइम तक चल जाता है। तेल और सिरके का परिरक्षण करते हैं, ये भी अचार बनाया, तेल और सिरके का यूज़ कर दिया वहाँ पर, तो भी उससे परिरक्षण हो जाता है। गरम और ठंडा करना, जैसे दूध है, दूध लेकर आते हम उसको उबालते हैं जिसकी वजह से जो जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाएं, वहीं पर ख़त्म हो जाएं। तो अगर हम किसी चीज़ को, किसी भी हमारे फूड को गर्म कर देते हैं ज़्यादा तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। और फिर जो वो उसे हम ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में भी एक टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो कर देता है फ्रिज टेम्परेचर को, तो जिसकी वजह से अगर उसे ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, तो भी हमारा जो भोजन है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तभी हम अपने फल सब्जियां जो भी हैं वो सारी फ्रिज में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण क्या होता है, हमने देखा होगा कि हम थैली वाला दूध लेकर आते हैं और उस थैली वाले दूध को हम बिना उबाले भी पी सकते हैं। ऐसा क्यों हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, क्योंकि उस दूध को पहले ही 70 डिग्री सेल्सियस पर उबाला जाता है, गर्म किया जाता है। उबलता तो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म करते हैं, फिर 15 से 30 सेकेंड तक ही उसे गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर, फिर एकदम से ठंडा कर देंगे। एकदम से ठंडा करके फिर उसको स्टोर कर लिया जाता है, जिसका हेल्प क्या होता है, इसकी वजह से क्या हेल्प मिलती है हमें, कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। इसी प्रोसेस को पाश्चरीकरण कहा जाता है और इसकी जो खोज की थी वो लुई पाश्चर ने की थी, इसीलिए इसका जो प्रोसेस का नाम है उसे पाश्चरीकरण कहा गया है।
अब सबसे लास्ट में आता है कि हमने जो भी हमने चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर हमने अचार डाल दिया, अचार में नमक डाल दिया, नमक से प्रिवेंट कर दिया, या फिर सिरके से प्रिवेंट कर दिया, चीनी से प्रिवेंट कर दिया। एक और तरीका है जिसकी वजह से हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि घर में एयर टाइट कंटेनर लेकर आते हैं। एयर टाइट कंटेनर जो है, अगर हम कोई भी चीज़ उसके अंदर डालते हैं तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। वो भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो वृद्धि है उसको रोक देता है, जिसकी वजह से हमारा जो भोजन है वो जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो उसकी जो पैकिंग है, उसका जो भंडारण है, अगर एयर टाइट कंटेनर्स में किया जाए वो भी हेल्पफुल होता है फूड को ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि सूक्ष्मजीवी हमारे फ्रेंड कैसे हैं और हमारे शत्रु कैसे हैं। तो हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है और अपने फूड को किस तरह से प्रिवेंट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चल सके और हम सूक्ष्मजीवी जो हैं वो हमारे शरीर को नुकसान ना पहुंचा सकें। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होती है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है और किस तरह से वर्क करता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन है वो पौधे, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, वो उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। उसके लिए वो मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते हैं और वो जो नाइट्रोजन है वो जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उसको एयर से लेता है। तो इस तरह फिर भी हमारी एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी कमी नहीं होती। ऐसा क्यों होता है, ये देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा नाइट्रोजन साइकिल की। एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, उसकी कमी क्यों नहीं हो रही, वो एज इट इज़ क्यों बनी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो वो आप ज़रूर देखें वहाँ पर जाकर। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।